हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विदेश के सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के 7 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम लोग 8 न्यूमेरिकल पर पहुंचते हैं। 8वां न्यूमेरिकल दिया गया है, कह रहा है एक कार जो 7 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही है, ब्रेक लगाकर न्यूनतम दूरी 10 मीटर में रोकी जा सकती है। दिखाइए कि ब्रेक लगाने पर गति का विरोध करने वाला कुल घर्षण बल कार के भार का 1/4 भाग है। ठीक है, कह रहा एक कार जो थी वो 7 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही थी। जब कार पर ब्रेक लगाया गया तो कार 10 मीटर चलकर रुक गई। तो कह रहा है दिखाइए कि जो कार पर ब्रेक लगाकर रोकने वाला जो हमारा विरोधी घर्षण बल है वो कार के भार का 1/4 है। ठीक है, तो यहां से भाई हम मान लेते हैं, माना कार का द्रव्यमान कितना है, m। माना जो कार है, कार का द्रव्यमान बराबर m। कार का द्रव्यमान m है। देखिए भाई, अगर कार का द्रव्यमान m है, ठीक है, तो कार का भार कितना हो जाएगा। हमने आपको बताया था भाई कि अगर द्रव्यमान दिया होता है तो भार कितना हो जाता है, उसको हम गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देते हैं। तो कार का जो भार आ जाएगा, कार का भार हो जाएगा mg, है ना। कार का भार कितना हो जाएगा, mg, जहां m हो जाएगा द्रव्यमान और g होगा गुरुत्वीय त्वरण। तो कह रहा है दिखाइए कार का जो भार mg है वो कार के भार का 1/4 है। तो हमें दिखाना है घर्षण बल Fs बराबर 1/4 गुणे mg, जहां mg हो जाएगा कार का भार और 1/4 ये हमको अपने आंसर में लाना है। ठीक है, तो हमने अभी मान लिया कार का द्रव्यमान कितना है, m है। कार का प्रारंभिक वेग, कार का प्रारंभिक वेग दिया गया है भाई, कार का प्रारंभिक वेग। बेटा प्रारंभिक वेग को हम लोग किससे दर्शाते हैं, u से। प्रारंभिक वेग u बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कार का प्रारंभिक वेग 10 नहीं 7 मीटर पर सेकंड है। कहा जा रहा है जब कार पर ब्रेक लगाया गया तो वो 10 मीटर चलने के पश्चात विरामावस्था में आ गई। ठीक, रुक जाती है। कार द्वारा तय किया गया विस्थापन दिया गया है, कार द्वारा तय किया गया विस्थापन, कार द्वारा तय किया गया विस्थापन, जो कार द्वारा तय किया गया विस्थापन है s बराबर है 10 मीटर, इस बराबर 10 मीटर। ठीक, कार का अंतिम वेग दिया गया है, कार का अंतिम वेग कितना है, विरामावस्था में आ जाती है। अगर विरामावस्था में आती है तो उसका अंतिम वेग कितना होगा, 0। कार का अंतिम वेग v बराबर कितना है, 0। कार का अंतिम वेग v बराबर 0। ठीक, तो पहले यहां से हम निकाल ले भाई कार का त्वरण। क्या निकाल ले, कार का त्वरण। ठीक, तो यहां से देखिए प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है, कार द्वारा तय किया गया विस्थापन दिया है। हमें निकालना है कार का त्वरण, इसलिए हम लगाएंगे इसमें गति का तृतीय समीकरण भाई। ठीक, लेकिन हम यहां से लिखते भाई चूंकि वेग में कमी है, वेग में कमी है, इसलिए क्या होगा भाई, कमी है, इसलिए त्वरण ऋणात्मक होगा। त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। त्वरण ऋणात्मक होगा। हम लगा दें यहां से भाई गति का तृतीय समीकरण, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से कितना होगा भाई, गति के तृतीय समीकरण से हमारा हो जाएगा v² बराबर u² माइनस का 2as। बात समझ में, माइनस क्यों लिया, क्योंकि त्वरण हमारा ऋणात्मक है। v का मान कितना है, 0 बराबर u² माइनस 2, a की वैल्यू फाइंड करनी है, s का मान 7 दिया है। ठीक, 7 है भाई, s का मान नहीं भाई, s का मान कितना है, 10। देखो 2a 10 को इधर ले आओ, हो जाएगा 20a = u की वैल्यू कितनी थी, 7, हो जाएगा 7 का वर्ग। तो a बराबर 7 की पावर 2, 7 का वर्ग कितना होता है, 49/20। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे
तो आएगा 24.5 अपॉन 10, अगर 2 से डिवाइड करेंगे भाई, ठीक। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, पॉइंट लगाया, 10 1 हुआ, 0 बढ़ गया, 2 5 जा 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो a बराबर आएगा 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया भाई कार का त्वरण, ये कार का त्वरण आया। अब यहां से भाई चूंकि जो है कार किस अवस्था में आ जाती है, विरामावस्था में आ जाती है, ठीक। चूंकि कार विरामावस्था में है, कार किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। और जब कार विरामावस्था में है तो हमने आपको बताया था भाई विरामावस्था में, इसलिए जो घर्षण बल होता है वो आरोपित बाह्य बल के बराबर होता है। विरामावस्था में है इसलिए घर्षण बल बराबर आरोपित बाह्य बल, वही ब्रेक द्वारा आरोपित बाह्य बल। जो ब्रेक बल लगाएगा वो बाह्य बल ही होगा, आरोपित बाह्य बल, ठीक। तो घर्षण बल Fs बराबर आरोपित बल बाह्य बल, बल F बराबर कितना होता है m में, जहां m द्रव्यमान और त्वरण m a, ठीक। Fs बराबर m, a की वैल्यू रख देते हैं, देखो a का मान कितना है 2.45, ठीक। इसमें हम क्या कर लें, g से गुणा और g से भाग, g से गुणा तथा भाग करने पर, ठीक। क्योंकि हमें दिखाना है यहां से जो घर्षण बल है वो कार के भार का 1/4 है, हमें वो लाना है। तो Fs बराबर देखो m g से गुणा वाला ये हो गया 2.45 और g से भाग किया, ठीक। ये g से गुणा g से भाग, Fs बराबर mg गुणे 2.45 अपॉन g की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में 9.8 रख लेते हैं, ठीक। तो 2.45 अपॉन 9.8, ये 4 बार चला जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो Fs बराबर कितना आ गया 1/4 गुणे mg, m क्या था कार का द्रव्यमान, अतः यहां से लिख सकते हैं घर्षण बल बराबर Fs बराबर 1/4 और mg हो जाएगा कार का भार, ठीक। ये नहीं नोट करना, ये हमने आपको बताया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ठीक। इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक फायरमैन बचाव अभियान के दौरान एक खंभे से नीचे फिसलता है। घर्षण बल 720 न्यूटन पर नियत है। फायरमैन का त्वरण ज्ञात कीजिए। 80 किलोग्राम द्रव्यमान का, देखिए भाई ये जो है एक खंभा दे दिया गया, ठीक। इस खंभे पर बैठा एक फायरमैन है, ये आपका फायरमैन हो गया, ये खंभे पर फिसल रहा है। तो जो फायरमैन है कह रहा है 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक फायरमैन बचाव अभियान के दौरान खंभे से नीचे की ओर फिसलता है। देखिए भाई एक बात समझिए, ये जो फायरमैन है ये जब नीचे की ओर फिसलेगा तो इसका भार किधर कार्य करेगा, mg नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक। फायरमैन का जो भार होगा किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर। जब ये नीचे की ओर फिसलेगा तो इस फायरमैन पर घर्षण बल किधर कार्य करेगा, ऊपर की ओर कार्य करेगा। गतिकीय अवस्था में है ना, हाँ ठीक है। नियत घर्षण बल जो है 720 न्यूटन पर नियत है, तो इस पर जो घर्षण बल कार्य करेगा Fs बराबर किधर कार्य करेगा, ऊपर की ओर। तो इस व्यक्ति पर हम लगने वाला जो है परिणामी बल लगा ले भाई, ठीक। तो दिया गया है भाई फायरमैन का, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, फायरमैन का द्रव्यमान। जो फायरमैन है, फायरमैन का द्रव्यमान दिया गया है m बराबर 80 किलोग्राम। जब वह नीचे की ओर फिसलता है,
नीचे की ओर फिसलता है तो उस पर लगने वाला दिया गया है, उस पर लगने वाला घर्षण बल, उस पर लगने वाला जो घर्षण बल है Fs बराबर कितना है भैया, कितना घर्षण बल कार्य करता है 720 न्यूटन, 720 न्यूटन। ठीक, अब यहां से 720 न्यूटन है। फायरमैन का द्रव्यमान 80 किलोग्राम का था। अब देखिए जब फायरमैन नीचे की ओर फिसलता है तो इस पर दो बल कार्य करते हैं, एक तो इसका भार mg नीचे की ओर और एक इस पर कार्य करने वाला घर्षण बल ऊपर की ओर। दोनों एक दूसरे से किन दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में है। तो आप समझिए परिणामी किसके बराबर होगा, अंतर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है इसमें क्या है, फायरमैन का त्वरण निकालना है, तो परिणामी इसके अंतर के बराबर आ जाएगा। क्लियर। लेकिन अब इसमें कौन बड़ा है, mg बड़ा है कि Fs बड़ा है। देखिए अगर Fs बड़ा होता तो ये फिसल नहीं पाता, वही रुका रह जाता। भार कौन बड़ा है, mg, भार ही अधिक है तभी तो ये नीचे की ओर आ रहा है। जो अधिक होता है तभी नीचे की ओर उसी की ओर गति करती है। तो mg नीचे की ओर है, इसलिए पिंड किधर, व्यक्ति किधर फिसल रहा है, नीचे की ओर फिसल रहा है। ठीक, तो इस स्थिति में हम व्यक्ति पर लगने वाला परिणामी बल निकाल लेंगे। ठीक है, 720 न्यूटन है। जब व्यक्ति फिसलता है, फिसलने के दौरान व्यक्ति पर लगने वाला परिणामी बल, व्यक्ति पर लगने वाला परिणामी बल, फिसलने के दौरान व्यक्ति पर लगने वाला परिणामी बल जो F होगा वो बराबर हो जाएगा mg माइनस Fs, जहां mg हो जाएगा व्यक्ति का भार और Fs हो जाएगा सीमांत घर्षण बल। ठीक, या स्थैतिक घर्षण बल कह सकते हैं। F बराबर कितना होता है, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है, चूंकि जो बल होता है वो F बराबर कितना होता है, m में, F बराबर m में। ये हमने कहाँ से पढ़ा है, न्यूटन के गति से द्वितीय नियम से। तो F के स्थान पर देखो बेटा कितना रख सकते हैं, m में बराबर mg माइनस का Fs। m का मान कितना है 80, a बराबर m का मान 80, g का मान कितना रखना है इसमें 10, g का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, माइनस Fs का मान कितना है 720, ये हो जाएगा 80a बराबर, ये हो जाएगा 800 माइनस 720, ये से मल्टीप्लाई होगा। 80a बराबर, ये घटेगा इससे, है ना, 800 से 720 घटेगा 80 आएगा, 80 आएगा। ठीक है, तो a बराबर 80/80, 80 × 80, तो जो व्यक्ति का त्वरण आ जाएगा कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा जो व्यक्ति हो जाएगा, व्यक्ति का त्वरण कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कह रहा है एक गुटका 4 मीटर लंबे खुरदरे तिरछे तल पर रखा है। ठीक, एक गुटका दिया गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक गुटका जो है 4 मीटर लंबे खुरदरे क्षैतिज तल पर रखा है। ये आपका एक 4 मीटर लंबा खुरदरा क्षैतिज तल है। ठीक, इस पर एक गुटका रखा हुआ है। कह रहा है जब तल का ऊपरी सिरा पृथ्वी से 1 मीटर ऊंचा उठाया जाता है तो गुटका फिसलना प्रारंभ कर देता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक की गणना कीजिए। ये जो है गुटके का ऊपरी सिरा जब कहा जाए पृथ्वी से 1 मीटर ऊपर उठाया जाता है, 1 मीटर ऊपर उठाया जाता है, तो यहाँ पर जैसे ये गुटका था, जब इसको हम 1 मीटर ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ये गुटका जो होता है वो फिसलना प्रारंभ कर देता है। ठीक, जैसे हमने मान लिया ये बिंदु O था, ये A था, ये B था, तो OB जो है हमारा एक खुरदरा
क्षैतिज तल है जो पृथ्वी से हम मान लेते हैं कुछ कोण पर झुका हुआ है, जैसे थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक, कहा जा रहा है जब इस खुरदरे क्षैतिज तल को के ऊपरी सिरे को हम 1 मीटर ऊपर उठाते हैं, ये 1 मीटर ऊपर उठाया गया, तो कह रहा है ये गुटका जो है अपने भार के कारण फिसलना प्रारंभ कर देता है। ठीक, जब भार के कारण अपने फिसलना प्रारंभ कर देता है तो कह रहा है इस कंडीशन में स्थैतिक घर्षण गुणांक बताइए। तो देखिए ये जब ऊपर उठाया गया तो ये 1 मीटर आ जाएगा, आएगा भाई। अब यहां से एक बात ध्यान दीजिए, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप जानते हो स्थैतिक घर्षण गुणांक जो होता है वो म्यूएस बराबर होता है tan थीटा, पढ़ा है भाई। जो स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है वो म्यूएस बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा, थीटा क्या होता है, वह कोण जिस पर पिंड अपने भार के कारण फिसलना प्रारंभ कर देता है, उस कोण को हम थीटा बोलते हैं या थीटा एस बोल देते हैं। ठीक, जिसे हम विराम कोण कहते हैं। यहां से अगर हम विराम कोण ये थीटा मान लेते हैं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आपको लंब ए बी पता है, कर्ण पता है, पाइथागोरस प्रमेय से आप आधार निकाल लिए, तुरंत निकल आएगा। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने बनाया था। ये दूसरे शब्दों में कहा जाए ये पिंड था, तो इस पिंड का भार mg किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक, और इसका प्रतिक्रिया बल किधर कार्य करेगा, ऊपर की तरफ कार्य करेगा। तो इसका जो भार mg है उसे 2 घटकों में अगर हम वियोजित करें तो एक घटक हमारा आता है mg cos थीटा जो प्रतिक्रिया बल के विरुद्ध है, और एक हमारा घटक आता है mg sin थीटा जो इस पर लगने वाले घर्षण बल के विरुद्ध है। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला था। ठीक, आप लोगों को याद होगा, तो हम सीधा यहाँ से कर देते हैं। देखो इसका कर्ण दिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है आप लोगों ने। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है OB स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है AB स्क्वायर प्लस आधार हमारा है OA स्क्वायर। ठीक, तो OB स्क्वायर, OB का मान कितना है 4 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ये जाता है 4 चौक 16, 1 को इधर ले आते हैं बराबर OA स्क्वायर। 4 से 16 से घटेगा 15, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा। OA बराबर आएगा √15, यह आ जाएगा √15। ठीक, आ गया भाई। अब हमें स्थैतिक घर्षण गुणांक निकालना। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक। ठीक, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक जो होता है वो μs बराबर होता है tan थीटा। यहाँ थीटा हम कह देते हैं विराम कोण। विराम कोण होता है वह कोण जिस पर पिंड अपने भार के कारण फिसलना प्रारंभ कर देता है। पढ़ाया था हम लोगों को, ये हो जाएगा μs बराबर tan, वहां अल्फा से दर्शा दिया था। ठीक, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा आपका AB बटे आधार होगा A। यहाँ से लिख देंगे, क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इसमें लंब और आधार की पोजीशन आपको बतानी है। अच्छा ठीक है, देखो ये कोण थीटा है, थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और जिस भुजा पर दोनों कोण बने होते हैं उसे आधार कहते हैं। तो OA हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा μs बराबर AB। AB का मान बेटा कितना है, AB का मान 1 है और OA का मान है √15। तो ये हमारा हो जाएगा घर्षण, वो स्थैतिक घर्षण गुणांक μs बराबर 1/√15। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गुटका परिवर्ती ढालू तल पर रखा है। एक गुटका जो है परिवर्ती ढालू तल पर रखा है। क्षैतिज के साथ तल का वह ढलान ज्ञात कीजिए जिस पर गुटका फिसलना प्रारंभ करता है। गुटके तथा तल के बीच घर्षण गुणांक μs की वैल्यू दी है। कह रहा है एक गुटका परिवर्ती ढालू पर रखा है। ठीक, तल पर रखा है। परिवर्ती ढालू तल का मतलब समझ रहे हो भाई कि इसका जो ढाल होता है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता और घटता रहता है। ये ढाल आपका एक तल हो गया, जिससे ये तल हमारा क्या हुआ OA, एक हमारा जो हुआ क्षैतिज के साथ झुका हुआ तल हो गया। ये परिवर्ती है। परिवर्ती का मतलब है इसका झुकाव बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है।
कह रहा है जिसका क्षैतिज से झुकाव, हाँ, क्षैतिज के साथ तल का वह ढलान ज्ञात कीजिए जिस पर गुटका फिसलना प्रारंभ कर देता है। ठीक, हमें ढलान कोण थीटा निकालना है। ये जो है क्या करता है, पिंड फिसलना प्रारंभ कर देता है। ठीक, कह रहा वह ढलान कोण बताइए जिस पर पिंड फिसलना प्रारंभ कर देता है, और घर्षण गुणांक म्यूएस बराबर दिया 1/√T। ठीक, अर्थात सीमांत घर्षण गुणांक दिया गया है 1/√3। तो जब गुटका फिसलना प्रारंभ कर देता है उस स्थिति में हम लिखा है, पढ़ें, जब गुटका फिसलना प्रारंभ करता है, ठीक, फिसलना प्रारंभ करता है तो क्या होता है भाई, इस कंडीशन में tan थीटा बराबर हो जाता है म्यू एस। ठीक, वही थीटा हम एक तरीके से विराम कोण कह सकते हैं यहाँ पर। तो tan थीटा बराबर म्यू एस का मान 1/√3। ठीक, जब गुटका फिसलना प्रारंभ कर देता है उस स्थिति में जो आपका tan थीटा होता है वो म्यू एस के बराबर होता है, जहाँ थीटा हमारा कहलाता है बेटा विराम कोण। और विराम कोण क्या होता है, वह कोण जिस पर पिंड अपने भार के कारण फिसलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, विराम कोण कहते हैं। ठीक, तो थीटा बराबर 1/√3, सॉरी देखिए tan थीटा और 1/√3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ठीक, क्योंकि tan 30 का मान होता है जो है 1/√3, दोनों तरफ tan हट जाएगा, थीटा बराबर कितना आएगा, √3। तो इस नत समतल का जो क्षैतिज से झुकाव कोण आ जाएगा वो √3, वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये 1/√3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 11 नंबर पर पहुंचते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है, पहले से थोड़ा कठिन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। कह रहा है एक वस्तु एक खुरदरे तल पर, एक वस्तु एक खुरदरे तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण 30 डिग्री है, एक पिंड सीमांत संतुलन में है, झुकाव बढ़ाकर 45 कर दिया जाता है, तो पिंड का त्वरण बताइए। देखिए, कह रहा है एक खुरदरे क्षैतिज तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण कितना है, 30 डिग्री है, एक पिंड सीमांत संतुलन में है। ठीक, कह रहा है जब झुकाव कोण 45 कर दिया जाता है तो पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, जब वो कह रहा है क्षैतिज से झुकाव जो है पिंड का 30 डिग्री है, पहली कंडीशन में दिया गया है, ध्यान से पढ़िए भाई। एक खुरदरे तल पर जिसका क्षैतिज के साथ झुकाव कोण 30 है, एक पिंड सीमांत संतुलन में है। देखिए, जब क्षैतिज से झुकाव 30 दिया गया है तो पिंड किस अवस्था में है, सीमांत संतुलन की अवस्था में है। ठीक, दिया गया है भाई, जब क्षैतिज से झुकाव, क्षैतिज से झुकाव थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो पिंड किस अवस्था में है, तो पिंड सीमांत संतुलन की अवस्था में। ठीक, किस अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में। भैया ध्यान दीजिए, सीमांत संतुलन की अवस्था में। देखिए, जब पिंड सीमांत संतुलन की अवस्था में होता है, ठीक है, अर्थात वो अपने भार के कारण फिसलना प्रारंभ ही करने वाला होता है, तो इस कंडीशन में जो आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है म्यू एस, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस, वो विराम कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है, अर्थात क्षैतिज से झुकाव की स्पर्शज्या के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से पिंड सीमांत संतुलन की अवस्था में, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं भाई, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर tan इनवर्स थीटा लिखते हैं। कितना लिखते हैं, tan इनवर्स थीटा, जहां थीटा होता है क्षैतिज से झुकाव। ठीक, tan थीटा को इधर ले आते हैं, वो सॉरी थीटा बराबर लिखते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू एस, या इसको हम ऐसे लिखते हैं म्यू एस बराबर tan थीटा। तो म्यू एस बराबर tan थीटा के स्थान पर कितना है, 30 डिग्री। tan 30 का मान बेटा अभी निकाला है, 1/√3 आ गया। ठीक, पहली कंडीशन हो गया।
सेकंड कंडीशन में कह रहा है एक पिंड सीमांत जब झुकाव बढ़ाकर 45 कर दिया जाता है तो पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए ये समझिए आप, पहले ये जब 30 था, कितना था भाई 30 डिग्री था, तो पिंड अपने भार के कारण फिसलना प्रारंभ ही करने वाला था। लेकिन जब इन्होंने कहा ये गुटका आपका था, ध्यान दीजिए भाई ये हमारा गुटका था, ठीक। अब ये कोण हमने तो इसका द्रव्यमान अगर यम रहा होगा तो इसका भार कितना रहा होगा mg रहा होगा भाई, इसका भार कितना रहा होगा mg। जब ये कोण बढ़ाकर हमने 45 डिग्री कर दिया तब ये जो है फिसलना प्रारंभ कर देता है। जब फिसलना प्रारंभ कर देता है तो कह रहा है इस स्थिति में पिंड का त्वरण हमें निकालना है, ठीक। 45 कर दिया, कह रहा है झुकाव कोण को 45 करने पर, झुकाव कोण को 45 डिग्री करने पर पिंड में उत्पन्न त्वरण बताइए। करने पर पिंड में उत्पन्न त्वरण, पिंड में उत्पन्न त्वरण निकालना है, त्वरण ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। झुकाव कोण को 45 डिग्री करने पर पिंड में उत्पन्न त्वरण ए की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये mg हुआ, बात समझिए हमारी। इसको जब हम यहां से मिला देते हैं, देखिए ये, तो ये कोण हम 45 मान लेते हैं, ठीक। अब जब पिंड नीचे की ओर गति करेगा, इस तरफ गति करेगा, तो पिंड पर एक घर्षण बल कार्य करेगा, किधर कार्य करेगा Fs ऊपर की दिशा में। देखो पिंड के भार mg को दो घटकों में हम वियोजित कर लें। पिंड के भार mg को, पिंड के भार mg को वियोजित करने पर, पिंड के भार mg को वियोजित करने पर, पिंड के भार mg को अगर हम वियोजित करेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये 45 डिग्री था वियोजन, हमने आपको बताया था। ये जब वियोजन करेंगे ये आपका 45 डिग्री है, यहाँ पर लंब डाला है, ये आपका लंब का कार्य करेगा, करेगा भाई। ये जो भार mg है ये किसका कार्य करेगा, कर्ण का कार्य करेगा। अब तुमको लंब निकालना है और आधार निकालना है। तो अगर कर्ण दिया होता है, लंब निकालना होता है, तो हम लगाते हैं साइन थीटा। तो ये जो आएगा, देखिए mg cos थीटा, अगर इसको ऐसे मिलाएं थोड़ी देर के लिए ध्यान दो, तो ये आएगा हमारा mg sin 30, ये sin 45, कितना आएगा mg sin 45 डिग्री। ये पिंड पर लगने वाला बल जो होगा वो F बराबर कितना होगा mg sin 45 डिग्री। जो घर्षण बल Fs की किस दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। Fs की किस दिशा में होगा, विपरीत दिशा में। दूसरा बल जो हमारा लगेगा वो लगेगा आपका mg cos थीटा, जो प्रतिक्रिया बल mg cos 45 डिग्री, ठीक। जो प्रतिक्रिया बल r के किस दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा, ठीक। वियोजित करने पर घटक, ठीक, वियोजित करने पर घटक नंबर 1 क्या होता है, mg cos 45 प्रतिक्रिया बल को संतुलित करता है, प्रतिक्रिया बल के विपरीत, ऐसे लिख सकते हैं, बल के विपरीत दिशा में। तथा सेकंड वाला घटक mg sin थीटा, sin 45 घर्षण बल के विरुद्ध, घर्षण बल Fs के विरुद्ध कह सकते हैं। बात समझिए हमारी, Fs के विरुद्ध। देखिए भाई, जब पिंड गति करेगा तो गति के दौरान, ठीक, mg sin 45 नीचे की तरफ है, तथा जो सीमांत घर्षण बल है, या कह सकते हैं ये जो घर्षण बल Fs है गतिज घर्षण बल में कन्वर्ट हो गया, सीमांत घर्षण बल Fs की दर है ऊपर की ओर है। तो इस कंडीशन में ये दोनों किन दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, तो परिणामी इनके अंतर के बराबर होगा। अधिक कौन है, क्योंकि पिंड गति कर रहा है तो mg sin 45 अधिक है, ठीक है, क्लियर। यहां से या पहले निकाल सकते हैं गति की अवस्था में, गति की अवस्था में, क्योंकि भाई पिंड ऊर्ध्वाधर तो गति कर नहीं रहा है, और जब ऊर्ध्वाधर गति नहीं कर रहा है तो ये प्रतिक्रिया बल था भाई, आप भूल गए थे लगाना, वहां लिख दिए थे, ठीक है। गति की अवस्था में भाई पिंड ऊर्ध्वाधर गति तो कर नहीं रहा है,
जब पिंड ऊर्ध्वाधर गति नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, आर जो होगा वो mg cos 45 के बराबर होगा। ऊर्ध्वाधर गति नहीं कर रहा है इसलिए इसका मतलब है mg cos 45 जो है वो आर के बराबर है। ठीक, गति की अवस्था में चूंकि पिंड ऊर्ध्वाधर गति नहीं कर रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है इसलिए कितना होगा भाई, इसलिए R बराबर हो जाएगा mg cos 45 डिग्री। R बराबर बेटा कितना होगा, mg cos 45 डिग्री। ठीक, तथा क्षैतिज दिशा में, इधर है ना, क्षैतिज दिशा में ध्यान दो भाई, गति कर रहा है तो इस पर दो बल लग रहे हैं, एक बल F नीचे की ओर और एक बल mg sin 45 डिग्री नीचे की ओर, एक घर्षण बल Fs ऊपर की ओर। तो परिणामी बल क्षैतिज दिशा में पिंड पर कार्य करने वाला परिणामी बल, पिंड पर कार्य करने वाला परिणामी बल, पिंड पर कार्य करने वाला परिणामी बल F बराबर कितना होगा भाई, mg sin 45 डिग्री माइनस का क्या होगा Fs। देखो Fs किधर है, ऊपर, mg sin 45 नीचे की ओर। चूंकि क्या होता है, Fs बराबर होता है μs mg, पढ़े हो, μs r और r बराबर mg, तो डायरेक्ट यहां से लिखेंगे F बराबर, ध्यान दीजिए, mg sin 45 डिग्री, mg न लिखो, म्यू r लिख दो। ठीक, sin 45 डिग्री माइनस Fs के स्थान पर μs r। ठीक, ये जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 से r का मान रख दें, समीकरण 1 से r का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 से क्या करेंगे, r का मान रखेंगे। देखो भाई, r का मान रखोगे कितना बनेगा ये F, और परिणामी बल F बराबर कितना होता है, चूंकि F बराबर होता है ma, इसलिए ध्यान दो भाई, ma बराबर यहां पर mg sin 45 डिग्री माइनस μs, r के स्थान पर कितना लिखेंगे, mg cos 45 डिग्री। r का मान बेटा कितना है, mg cos 45 डिग्री। ठीक, इन दोनों में हम m कॉमन ले सकते हैं, m ले लिया कॉमन, गुणे a, m ले लिया कॉमन, उधर mg पूरा कॉमन ले लेते हैं। ठीक, ये हो जाएगा sin 45 माइनस μs इंटू cos 45। ठीक, m से m कट जाएगा, a बराबर, देखिए भाई गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी दी गई है, 9.8, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू हो गई 9.8। sin 45 का मान 1/√2 माइनस म्यूस का मान 1/√3 और cos 45 का मान 1/√2। ये a बराबर 9.8 1/√2 ले लें कॉमन, तो ये बचेगा भैया, कितना बचेगा, 1 माइनस 1/√3। ठीक, इसको हल करते हैं, इसका हल बराबर करेंगे तो a बराबर 9.8 1/√2, हर बराबर करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका हर एक है √3 से मल्टीप्लाई, √3 माइनस 1/√3, √3 को कर दो बाहर, a बराबर देखो 9.8 इंटू 1/√2, √2 का मान होता है 1.41। ठीक, √3 के स्थान पर 1.732 माइनस 1/1.732, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, पिंड का त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन टफ था। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इस चैप्टर का। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक पिंड जो है, एक पिंड एक खुरदरे नत समतल पर जिसकी लंबाई 6.4 मीटर है, विरामावस्था से फिसलना प्रारंभ करता है, क्षैतिज तल से झुकाव 30 डिग्री है,
पिंड द्वारा तली तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए भाई। कह रहा पिंड द्वारा तली तक पहुंचने में लिया गया समय आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है सेम इसी तरीके का है, बस पहले आप यहीं से पिंड का त्वरण निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी में कर देते हैं। चलो छत अलग करते हैं। सेम इसी तरीके का है। इसमें पहले झुकाव कोण दिया गया था, इसमें झुकाव कोण ना देकर 36 से वो दिया गया है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड एक खुरदरे क्षैतिज खुरदरे न समतल पर जिसकी लंबाई 6.4 मीटर है विरामावस्था से फिसलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ये दिया गया है भाई न क्षैतिज तल, इसकी लंबाई इसमें क्वेश्चन में कही गई है 6.4 सेंटीमीटर। इस पर एक पिंड रखा हुआ है। ठीक, इस पर एक पिंड रखा हुआ है और वो क्या कर रहा है, पिंड जो है 30 डिग्री कोण पर है। 36 तल से इसका झुकाव कितना है, 30 डिग्री कोण। इस पर एक पिंड रखा हुआ है, पिंड इस पर रखा हुआ पिंड अगर इसका द्रव्यमान है मान लें तो इस पिंड का भार कितना होगा, mg हो जाएगा। ठीक, पिंड का भार जब mg होगा तो इस पिंड के भार के कारण इस पर एक प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। वो प्रतिक्रिया बल r किधर होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होगा। ये न समतल इस पर प्रतिक्रिया बल लगाएगा, r लंबवत ऊपर की ओर। ठीक, फिर कह रहा है विरामावस्था से जब फिसलना प्रारंभ करता है। देखिए जब विरामावस्था से ये पिंड जैसे ही फिसलना प्रारंभ करेगा ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये 30 डिग्री होगा। ठीक, वही बात इस mg को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में वियोजित करेंगे पहले क्वेश्चन की तरह। तो ये जो आएगा घटक कितना आएगा, mg cos 45 डिग्री। ठीक, और ये जो घटक आएगा इधर वाला, ये जो आएगा भाई ये इसके समांतर होगा। समझिए बात हमारी, ये जो घटक होगा इसके क्या होगा, समांतर होगा। तो समांतर होने के कारण ये mg sin 45 आएगा, तो ये mg sin 30 आएगा, तो ये भी आपका mg sin 30 डिग्री हो जाएगा। जब ये पिंड नीचे की ओर फिसलेगा तो घर्षण बल किधर कार्य करेगा, ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक, वही पुराना फिगर हो गया। अब वो यहां से भाई कह रहा है आपको निकालना क्या है, कह रहा है तली तक पहुंचने में लिया गया समय बताना है आपको। कह रहा है तली तक पहुंचने में लिया गया समय हमें यहाँ से ज्ञात करना है। देखिए भाई यहां से जब ये पिंड गति करता है तो एफ न होकर क्या हो जाएगा, म्यू के हो जाएगा। अब यहां से बात समझिए भाई, इस स्थिति में पिंड ये 45 नहीं भाई 30, पहले वाले क्वेश्चन का भी याद है, ये sin 30 होगा। ठीक है, यहां से पिंड के भार mg को अगर हम वियोजित करें, पिंड के भार mg को वियोजित करने पर, पिंड के भार mg को वियोजित करने पर ठीक, mg cos 45 घटक mg cos 30 डिग्री किधर है भाई, अभिलंब प्रतिक्रिया के विपरीत, अभिलंब प्रतिक्रिया के विरुद्ध। और जब पिंड संतुलन की अवस्था में होता है अर्थात ऊर्ध्वाधर गति नहीं करता है, जब पिंड संतुलन की अवस्था में होता है ऊर्ध्वाधर गति नहीं करता है तो r जो होता है mg cos 30 के बराबर होता है। यही तो कह रहा है। ठीक, यहां से कह रहा है भाई ये आपका है हमारा घटक, क्या आया, घटक mg cos 30 अभिलंब प्रतिक्रिया के विरुद्ध। चूंकि पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलित है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या है, संतुलित है। पिंड जब ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलित है तो क्या होगा भाई, ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलित है इसलिए प्रतिक्रिया बल r बराबर mg sin mg cos कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, mg cos कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यहां से आएगा
घटक mg sin 30 क्षैतिज तल की दिशा में, क्षैतिज तल की दिशा में है ना, दिशा में है, अर्थात कह सकते हैं ब्रैकेट में, अर्थात गतिज घर्षण गुणांक के विरुद्ध, गतिज घर्षण गुणांक के विरुद्ध। किधर है? गतिज घर्षण गुणांक के विरुद्ध। जब पिंड गति करता है, गति की अवस्था में, गति की अवस्था में परिणामी बल निकाल ले भाई, परिणामी बल भाई, क्योंकि पिंड किधर गति करता है? क्षैतिज दिशा में। परिणामी बल F बराबर, पिंड देखिए क्षैतिज दिशा में गति करेगा, इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, ठीक। जब पिंड इस दिशा में गति कर रहा है mg sin 30 की डायरेक्शन में, F के किधर कार्य कर रहा है? ऊपर की ओर। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो परिणामी अंतर के बराबर होगा। और अधिक कौन है? mg sin 30, तभी तो ये नीचे की तरफ गति कर रहा है, इसलिए F बराबर ये होगा हमारा mg sin 30 डिग्री माइनस का F के। ओके, F बराबर कितना होता है? ma, चूंकि F बराबर ma, इसलिए F के स्थान पर देखो हम ma रखेंगे, बराबर mg sin 30 डिग्री माइनस F के बराबर होता है, F के बराबर होता है म्यू के, F के बराबर म्यू के इंटू R होता है, यहां से लिखेंगे म्यू के इंटू R, ठीक। क्वेश्चन में दिया गया है भाई, इस क्वेश्चन में दिया गया था, क्या दिया गया था? जो म्यू के की वैल्यू है, क्वेश्चन में दी गई थी म्यू की जो वैल्यू है वो 0.2 है, ठीक। म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.2 है। आर का मान दिया गया, ये होगा देखिए ma बराबर mg sin 30 डिग्री माइनस का म्यू के, और आर का मान कितना है भाई? देखो आर का मान है mg cos 30 डिग्री। इस पूरे में हम mg ले लें का मान, तो ma बराबर mg हमने ले लिया का मान, यहाँ से कितना बचेगा बेटा? sin 30 डिग्री माइनस का म्यू के इंटू cos 30 डिग्री, ठीक। देखो यम से कट जाएगा, a बराबर जी गुरुत्वीकरण का मान क्वेश्चन के अनुसार कितना रखना है? 9.8 रखना है भाई। क्वेश्चन में ये दिया होता है कितना रखना है, ठीक है, और नहीं दिया होगा तो आप 9.8 या 10 रख सकते हो। sin 30 का मान होता है 1/2 माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक। ए बराबर 9.8, देखो 1/2 माइनस 0.2 और √3 का मान 1.73, 2/2, ठीक। ए बराबर 9.8, दोनों का हर बराबर है, एक बार लिख लेते हैं, 2 1 माइनस 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14 और 2 1 कम 2 3, ठीक। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14 4, 2 1 कम 2 3, 1 2 3 4 अंकों बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंकों बाद दशमलव, ठीक। तो 1 से हम कितना घटाएंगे? 0.3 4 6 4 हटा देते हैं, 4 से ये 0 से 4 घटा 6 बचा, 9 से 6 घटा 3 बचा, 9 से 4 घटा 5 और 9 से 3 घटा 6, ये 6 दशमलव आएगा। ए बराबर 9.8 गुणे ये आएगा 0.6536/2, इसको काटेंगे 4.9 आएगा, ठीक। तो ए बराबर आया 4.9 इंटू 0.6536। हम 2 अंकों तक ले लेंगे बस, केवल कितने अंकों तक? 2। 1 अंक तक दिया गया है अधिकतम मान, तो 1 अंक तक ही लेना था, लेकिन हम चलो 2 अंक तक ले रहे हैं। ए बराबर 4.9
इंटू 0.65 गुणा कर लेते हैं इसका। 4.9 का गुणा 6.5 से, है ना, 0.65, 5 9 45 के 5 हाथ लगा 4, 5 चौको 20, 4 24, 6 9 54 के 4 हाथ लगा 5, 6 चौक 24, 5 29, ये 5 4 4 8 और 9 2 11 2 1 3, 3 अंकों बाद दशमलव, तो a की वैल्यू आएगी 3.185 या a बराबर हम लिख सकते हैं 3.1, ठीक, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण हो जाएगा। त्वरण कितना आएगा भाई? 3.18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें निकालना है पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। कह रहा पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय आपको ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो यहां से ये पहले सिरे पर रखा था, देखिए एकदम यहां पर रखा था ऊपर वाले सिरे पर। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी थी? वो लंबाई कितनी थी? 6.4 मीटर थी, ये सेंटीमीटर थी, कितनी थी? 6.4 मीटर थी, सॉरी, ठीक है। तो यहां से a बराबर 3.18 मीटर पर सेकंड आ गया। पहले पिंड किस अवस्था में था? विरामावस्था में था। पहले पिंड विरामावस्था में था, चूंकि पहले पिंड विरामावस्था में था, ठीक। पहले पिंड किस अवस्था में था? पहले पिंड विरामावस्था में था। और जब पहले पिंड विरामावस्था में था तो इसका वेग कितना रहा होगा? 0, ठीक। गति का हम द्वितीय समीकरण लगा दें, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। ध्यान दो भाई, s बराबर u का मान 0 गुणे t प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। s का मान कितना है? 6.4 बराबर 1.2 गुणे वो 1/2, a का मान 3.18 गुणे टी स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा 6.4 का गुणा 2 से होगा तो 8, 6 2 12.8 बटे 3.18 बराबर टी स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व कर लेना, जो टी का मान आएगा वही पिंड को पृथ्वी तल से जो जाएगा, पिंड को ऊपर से पृथ्वी तल तक पहुंचने में समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे घर्षण चैप्टर के 13 न्यूमेरिकल थे। इन सारे न्यूमेरिकल को हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आप इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लेना और उसमें के जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं उनको सॉल्व करके उनका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है।